नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राजनीति के जो रंग हम देख रहे हैं आज के दौर में, वो ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव को बहुत बदरंग बनाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में जितना बिलो द बेल्ट हिट किया जाएगा, उतना अभी तक शायद ही किसी चुनाव में किया गया हो। राजनीतिक गरिमा, राजनीति की सीमाएं और राजनीति का गौरव, ये सब चीज़ें ज़मीन चाटते हुए नज़र आ रहे हैं। जो हमने अभी हाल के समय में ट्रेंड देखे हैं, जिस तरह की चीज़ें देखी हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए अब लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, कीचड़ उछालने का सिलसिला बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई बात जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलते हैं, तो वो समाज में एक बड़ी बीमारी बन जाती है। आज इसी पे बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केजरीवाल का भाषण। केजरीवाल ने किस तरह मोदी जी को नहले पर देहला मारा है, लेकिन ये जो देहला है, ये छोटी कीचड़ की बाल्टी के मुकाबले बड़ी कीचड़ की बाल्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी बात करेंगे, कांग्रेस के दांव पेच की भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, मैं अभी आया। पहले यूपी की बात कर लेते हैं। जब भी कोई चुनाव होता है, उससे पहले आपने नोटिस किया होगा, आपका ध्यान गया होगा इस तरफ कि सरकारें घोषणाएं करती हैं कई प्रकार की, जिनके ज़रिए पत्रकारों को थोड़ा सा प्यार दिया जा सके और उनको उनकी सहानुभूति ली जा सके। आपने देखा होगा कि पहले से घोषणा आने लगती है कि अब डेस्क के लोगों को भी अधिमान्यता देंगे। कोई सरकार ऐलान कर देती है कि पत्रकारों को हम स्वास्थ्य बीमा का लाभ देंगे सरकार की तरफ से। कुछ इस तरह की बातें। नेता लोग आसानी से पत्रकारों को सुलभ होने शुरू हो जाते हैं इलेक्शन आने तक, ताकि ये होता है कि पत्रकार को लगे ठीक है, और वो 2, 4, 5 बार 10 बार पार्टी दफ्तर में जाता है, 10-20 लोगों से मिलता है, तो आधा तो वैचारिक रूप से वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है, जो वो खुद भी जानते हैं और उस नोटिस को देखकर पूरी जनता जानती है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है, कि वो नोटिस जैसे कि सेल्फ हार्म के लिए, बीजेपी के अपने नुकसान के लिए जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में जितने दैनिक अखबार निकलते हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, उन सबको इस नोटिस के ज़रिए धमकी दी गई है। और आपने मीडिया कम्युनिटी की एक प्रतिक्रिया देखी होगी, और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये नोटिस तानाशाही है और ये नोटिस जो मीडिया की लिखने की आज़ादी है, उसको छीनने की कोशिश है। नोटिस में कहा गया है कि आप लगातार देख लिए, सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक खबरें आ रही हैं, उन नकारात्मक खबरों को देखिए और लोगों की नाराज़गी दूर करने की कोशिश कीजिए। नकारात्मक दिक्कतें, चीज़ें जो हैं, उनको ठीक करना, मतलब आप अखबारों में जो आ रहा है उसको सुने और कार्रवाई करें। ये तो बड़ा सुंदर है। इसके बाद में लिखा है कि अगर आपको लगता है कि कोई खबर नकारात्मक है और उसमें तथ्य नहीं है, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, अखबारों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मुकदमे कीजिए। कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सबसे ज़्यादा गैरकानूनी होती है। कानूनी कार्रवाई के नाम पे बुलडोज़र चल जाता है, उसको आप कहते हैं कानूनी कार्रवाई है। धरना देने वालों के चौराहों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। किस कानून में कानूनी कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट उस पर झाड़ता है। बुलडोज़र के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ चुकी है। लेकिन ऐसा ही कानूनी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती है। फर्जी मुठभेड़ें हो रही हैं, उनको कानूनी कार्रवाई कहा जाता है, उसका बड़ा महिमा मंडन किया जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नकारात्मक खबरें, सरकार की कामकाज की कमियों की खबरें आएंगी, उन पे क्या रवैया सरकार का रहने वाला है। पुरानी बात नहीं है, मिड डे मील में बच्चों को नमक और रोटी देने की कवरेज एक यूट्यूबर ने की थी। उसके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए थे कि जमानत ही ना हो सके। अलीगढ़ रेप को कवर करने के लिए एक पत्रकार जा रहा था,
कप्पन सिद्दीक, उसको मथुरा में ही पकड़ लिया। उसके लिए रिहाई पाना ही एक सबसे बड़ा ज़िंदगी का टास्क बन गया। तो ऐसी कानूनी कार्रवाई का प्रदेश है। लेकिन अब जब चुनाव एकदम सिर पर हैं, तब इस तरह का नोटिफिकेशन निकालना, जो मीडिया फैटर्निटी है, जो मीडिया के लोग हैं, तो वो भी इंसान भी, उनका भी मन कभी ना कभी किसी के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक होता है। मीडिया फैटर्निटी के अंदर या तो डर आएगा या सरकार को लेकर चिढ़ आएगी। और जाहिर बात है कि देखिए, जब आप बैठे हुए हैं गद्दी पे, तो आप छोटी सी जगह पे भी ना कुछ कर सकते हैं। एक लॉरेंस बिश्नोई वाली खबर आई है। लॉरेंस बिश्नोई के जो लोग हैं, जो उनका गैंग है, जो लोगों की हत्या करता है, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन लोगों को एक नेताजी हैं बीजेपी के, अयोध्या के, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे, उनके फार्म हाउस पर ठहराया गया था। और उनके फार्म हाउस पर उन लोगों ने मस्ती की, और उसकी तस्वीरें अब अजरबैजान भाग गए थे, वहाँ से पकड़ के लाए एक आदमी को, उसके पास से निकली। और पहले भी वो चुनाव प्रचार में उन नेताजी के साथ आते जाते ये सब गैंग के लोग देखे गए थे। अब मीडिया में जब खबर आती है तो मीडिया ने इसको सिलेक्टिव तरीके से कैसे परोसा, आप समझिए। लोगों ने लिखा है कि एक स्थानीय नेता के फार्म हाउस पर, यानी कौन कौन नेता हो सकता है क्या पता। किसी ने लिखा एक बाहुबली नेता के फार्म हाउस पर अयोध्या में, किसी ने लिखा एक बाहुबली के फार्म हाउस पर, और किसी ने लिखा बीजेपी नेता विकास सिंह के फार्म हाउस पर। यानी नाम बताने में ही अलग अलग मीडिया हाउसेस ने अलग अलग काम किया। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको ऊपर से निर्देश है, भैया बीजेपी को बदनाम नहीं करना है, लेकिन जो डेस्क पे काम करने वाला पत्रकार है ना, वो धीरे से एक इन्फॉर्मेशन डाल सकता है कि एक नेता के फार्म हाउस पर, उसके बाद लोग सब गूगल करके निकाल लेते हैं। तो पत्रकार को अगर आप दुखी करोगे, पंगा लोगे, तो आपको आगे जाके नुकसान उठाना पड़ेगा। 24 में आ रहे हैं चुनाव, और ये बात मुझसे और आपसे ज़्यादा योगी जी और उनका जनसंपर्क विभाग जानता है, जिसने वो लेटर जारी किया है। तो क्या इरादा है 2024 में? मीडिया को नाराज़ कर दो, उसके बाद किसी और को नाराज़ कर दो, फिर चौथे को नाराज़ कर दो। मैंने इसी तरह की चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, और इसी तरह की चीज़ें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग, कैलाश विजयवर्गीय जी का सेंटेंस याद कीजिए, बीजेपी को अगर कोई हराएगा तो बीजेपी वाले हराएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस उछल कर बाहर आ रहा है। अद्भुत है। कांग्रेस पार्टी को तो जैसे पंख लग गए हैं। अखिलेश यादव चुप हैं, नाप तोल मोल कर बोल रहे हैं। टमाटर की महंगाई पे हंसती खाती कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं। मायावती जी जब बोलती हैं तो बीजेपी को याद दिला देती है, मैं हूँ आपकी तरफ से, चिंता ना करें। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अजय रॉय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो अजय रॉय जो मोदी की सीट पर हमेशा जीतते रहे थे, वाराणसी में जिन्होंने मोदी को टक्कर दी थी, और वो ही अजय रॉय, और वो उनका कॉन्फिडेंस उसको बना दिया। आते ही पहली घोषणा क्या करते हैं, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी आपसे डरता नहीं है, यहीं लड़ेगा और जीत के दिखाएगा। इससे जो कार्यकर्ता का सेंटीमेंट है ना, ऊपर जाता है। यूपी में कांग्रेस पार्टी को जो भी इतिहास रहा हो, इस बार एक ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि यूपी में अब राहुल गांधी को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है, नहीं यार ये भी जीत सकता, हो सकता है जीत जाए। अच्छा, अमेठी से आके लड़ेगा, सामने से लड़ेगा, भाई हिम्मत तो आ गई है कांग्रेस में। ये चीज़ें जो है ना, ये छोटा छोटा एक वो देती है संदेश। अब केजरीवाल पे आ जाइए। देखिए, एक चीज़ मान के चलिए, मोदी जी ने संसद में जो भाषण दिया अविश्वास प्रस्ताव पे, वो चुनावी भाषण था, पूरे मीडिया ने लिखा। आप संसद का उपयोग चुनावी भाषण में कर रहे थे। 15 अगस्त के प्राचीर से जो सबसे गौरवमयी भाषण होना चाहिए प्रधानमंत्री का, उसमें भी चुनाव था।
ये भी अलग अलग जगह आपको विमर्श में सुनने को मिल गया होगा। अब मोदी जी अगर इस तरह के मंचों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करेंगे तो सामने वाले चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं ना, उनको भी जहाँ मौका मिलेगा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात अलग है, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया की पार्टी है, वो सबसे बाद में पटरी से उतरती है। केजरीवाल शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के पास भी कई राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर भी विधानसभा के अंदर खड़े होकर उनके मुख्यमंत्री मोदी जी के बारे में जो चाहे बोल सकते थे। आपको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, आपका विशेषाधिकार है कि आप सदन में जो कुछ बोलेंगे उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है, उसके ऊपर सदन के बाहर कोई आपसे सबूत नहीं मांग सकता है। केजरीवाल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो उन्होंने घोषित कर दिया था कि मोदी जी ही मालिक हैं जो ऑफशोर कंपनियां हैं अडानी की, और इस बार केजरीवाल ने जो भाषण दिया है वो भरपूर और ठोक के चुनावी भाषण है। उस भाषण में दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विकास के बारे में, ये सब बातें एक तरफ हैं। तुमने मेरी पावर ले ली और मैं तुम्हारी आरती उतारता हूँ। और उन्होंने मणिपुर से लेके सारे मसलों पे मोदी जी के खिलाफ तोप के गोले खोल दिए हैं। अब आप केजरीवाल को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो केजरीवाल से आप करने के लिए रोकोगे कि भाई विधानसभा है, उसको सदन को लोगों के लिए नीतियाँ बनाने के लिए छोड़ो, ये कहोगे तो लोग कहेंगे भाई आप भी तो नीतियाँ नहीं बना रहे हो, आप भी तो वहाँ अकाउंट सेंट्रल कर रहे हो, आप तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए, चुटकुले सुनाने के लिए संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए केजरीवाल, अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि केजरीवाल ने अपने भाषण में क्या कहा। अब मैं उस भाषण की समरी सुनाऊँ, उससे अच्छा लगा देता हूँ। भाषण आप पूरा सुनिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाषण सुने, जब तक अच्छा लगे सुने, उसके बाद बंद कर दें। मेरा वीडियो खत्म होता है, केजरीवाल का भाषण शुरू होता है। नमस्कार, जय हिंद। अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पे भी चल रहा है, सारे चैनलों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले।
और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहां पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला है, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंध भक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंध भक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में, और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले। तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है। असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई। तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, ये पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय। और ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते, प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिल जाती कि प्रधानमंत्री है। मणिपुर के केस में कम से कम इतना ही कह देते, मणिपुर के लोगों को एक अपील, शांति की अपील ही कर देते प्रधानमंत्री कि मैं मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करता हूं कि कृपया
हिंसा मत कीजिए, शांति की अपील तक नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री, कमरे में कुंडी मार के बैठ जाते। जब ये महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों को एक अपील कर देते, वो तो बेचारी केवल प्रधानमंत्री से 2 शब्द सुनने के लिए बेताब थी। अगर वो कह देते कि बेटा चिंता ना करो, जिसने भी तुम्हारे साथ गड़बड़ किया मैं उनको बख्शूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इन बिचारी महिला पहलवानों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। जब चाइना पिछले 9 साल से चाइना हमें आंख दिखा रहा है, जब देखो चाइना हमें आंख दिखा रहा है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह बंद है, प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकलता इस प्रधानमंत्री के मुंह से। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे, उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका, दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चाइना के फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हमारा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है, अंडर हैंड डीलिंग करके कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संधि। अध्यक्ष महोदय, सबसे शर्मनाक बयान अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया। उन्होंने कहा दे आर द बिगर इकोनॉमी, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूं? हद है यार, हमारे देश का विदेश मंत्री कहता मैं क्या करूं? एज अ स्मॉलर इकोनॉमी I am going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary. It's a question of common sense. ये हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के अफसरों ने लिखा। एक मेजर जनरल शैल झा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मिस्टर जयशंकर शुड नो that it's not India but China which is picking up the fight. Economy or no economy, if we bow down to a bully, we are abandoning our self-respect. Is it acceptable? What a shame. It's cowardice. अध्यक्ष महोदया, ये लोग पानी पी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। और उन्होंने हमारा हमला किया, हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ले लिया। इन्होंने बदले में चाइना को इनाम दिया। 2018-19 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड, हमारा व्यापार 87 बिलियन डॉलर्स का था, उसको 1.5 गुना करके 22-23 में ये 114 बिलियन डॉलर का व्यापार हो गया। मैं आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको धंधा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आपको बिजनेसमैन प्रधानमंत्री चाहिए, या देश की रक्षा और देश का सम्मान करने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है। अगर हम एक ही काम कर देते, इसमें डरने की क्या बात थी? हम चाइना से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ इंपोर्ट करना बंद कर देते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको
डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है। अडानी का घोटाला हुआ, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई जनवरी के महीने में, जिसने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी। दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अमीर आदमी था, तीसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी अचानक जो है उसकी, और पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तहस नहस हो गया। लाखों लोग लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, LIC का पैसा डूब गया, बैंकों का पैसा डूब गया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अरे एक बार बाहर आके इतना ही कह देते, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दूंगा, ये तो कह देते, एक ट्वीट ही कर देते कि मैं दोषियों को सजा दूंगा, जांच कराऊंगा, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनको मैं बख्शूं, इतना ही कह देते। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब लोगों को लगने लगा यार अडानी का पैसा तो सारा मोदी का पैसा है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलता क्यों नहीं है? मोदी बचा क्यों रहा है उसको? तो लोगों को लगने लगा यार ये सारा पैसा जो है ये मोदी का पैसा है। जनता जानना चाहती है असलियत क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुप हो जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं तो अफवाहों का बाजार गर्म होता है। चारों तरफ अफवाहें फैलती हैं और देश के लिए अच्छी बात नहीं है अगर चारों तरफ अफवाहें फैले इस तरह से। इनके समय में पिछले 9 साल में 13 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे कुछ चंद अमीर लोगों के माफ कर दिए गए। इन्होंने नीरव मोदी को भगा दिया, इन्होंने मेहुल चोकसी को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया। वो क्या कहते हैं जो क्या नोटिस होता है जो बाहर जाने से रोकने के, नहीं, वो मनीष के खिलाफ करा इन्होंने लुकआउट नोटिस, नहीं लुकआउट भी नहीं होता, कुछ नोटिस होता है। भाई तुमने मनीष के खिलाफ वो नोटिस कर दिया यार, थोड़ा नीरव मोदी के खिलाफ भी वो नोटिस कर देते। वो यूं ही भाग गया वो एयरपोर्ट से बैठ के, वो कोई वेश बदल के तो गया नहीं। नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ये यूं ही भाग गए, भगाए गए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्या डील है आपकी इनसे। ऐसे ही थोड़ी भाग गए सारे के सारे। अभी RBI की रिपोर्ट आई है 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जिनके पास पैसे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे। एक तो है भाई कोई बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, धंधा चौपट हो गया। एक है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसे हैं, नीयत नहीं है, वो दे नहीं रहे। RBI कह रही है 16,000 विलफुल डिफॉल्टर है जो नहीं दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहे? उनको जेल में नहीं डालते, उन पे ईडी नहीं करते, उन पे CBI नहीं करते। तो प्रधानमंत्री से पूछना तो चाहते हैं लोग कि भैया आपका क्या है उनके साथ, क्या डील हो रही है। ये जनता पूछना तो चाहती है ये क्या अंदर खाने चल क्या रहा है। ये 16,000 विलफुल डिफॉल्टर। हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? बोलें तो सही, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। आपके केंद्रीय मंत्री के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खेरी में जीप चढ़ा दी। वीडियो है सबके सामने, उसका सबूत है सबके सामने। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरेआम जीप उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और अभी हरियाणा के अंदर पहले नूह में और उसके बाद सोना में और फिर गुड़गांव के अंदर सरेआम 2 समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरे दुनिया के अंदर छूत हुई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, फलाने उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया, फलाने नेताओं ने 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो जनता जानना चाहती है जी 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी किसी ने CAG की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क पे बना दिया। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है
क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं? आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए।